Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. I am Dr. Zahida Parveen, PhD Special Education, and I am working as Assistant Professor at University of Education, Lower Mall Campus, Lahore. This is the course of Teaching of Mathematics to Mentally Challenged Children. This course is from MA Special Education with an area of specialization Mentally Challenged. The course code is SPED 4139 and this is a 3 credit hours course. The title for today's lesson is Laboratory Method of Teaching. So in today's lesson we will discuss laboratory approach when applied in a mathematics classroom. A math lab approach, a form of inductive and guided discovery. As you have already learned about inductive and deductive approaches, and this laboratory approach follows the inductive approach of teaching, and this is a kind of guided discovery. This method is based on learning by doing, because in this method the students are doing by their hands. This is an activity method and it leads the students to discover mathematics facts. So इसमें students जो हैं वो mathematical facts को discover कर रहे होते हैं. Laboratory method is a procedure for stimulating the activities of the students and to encourage them to make discoveries. So laboratory method में hands on activities हो रही होती हैं जिसमें बच्चे जो हैं वो discoveries कर रहे होते हैं. Here are few features and you can say characteristics of the laboratory method. To promote information acquisition through observation, experimental solutions to problems guided by reflective thinking and acquisition of skill in manipulation. So इसमें information acquisition को promote किया जा रहा होता है. तो बेसिकली इस मेथड में बच्चे जो हैं वो इन्फॉर्मेशन एक्वायर कर रहे होते हैं, बट हाउ दे आर एक्वायरिंग द इन्फॉर्मेशन, दैट इज़ थ्रू ऑब्जर्विंग डिफरेंट एक्सपेरिमेंटल एक्टिविटीज़ एंड बाय डूइंग बाय देयर ओन एक्सपेरिमेंटल एक्टिविटीज़, और ऐसे प्रॉब्लम्स जिनको वो रिफ्लेक्टिव थिंकिंग के थ्रू गाइडेड होते हैं और उस तरह से वो अपनी स्किल्स को एक्वायर कर रहे होते हैं. Provides students opportunities to conduct or participate in original research. क्योंकि इसमें बच्चे जो हैं वो हैंड्स ऑन एक्टिविटीज़ कर रहे होते हैं, ख़ुद से इन्वॉल्व होते हैं, तो इस तरह से बच्चे इसमें उनको ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं जिसमें वो ओरिजिनल रिसर्च कर पाते हैं, यानी वो उनकी अपनी रिसर्च होती है क्योंकि वो उसकी फाइंडिंग्स खुद एक्वायर कर रहे होते हैं. Develops skill in using laboratory equipment and instruments. So क्योंकि इसमें बच्चे जो हैं जब वो प्रैक्टिकल काम कर रहे होते हैं तो उसमें उनको लेबॉर्ट्री इक्विपमेंट्स और इंस्ट्रूमेंट्स वगैरह से उनकी नो हाउ होती है, उनको उनका यूज़ आता है. तो इस वजह से ये भी इसका एक पॉजिटिव आस्पेक्ट है इस मेथड का कि इसके थ्रू बच्चे डिफरेंट इक्विपमेंट्स और इंस्ट्रूमेंट्स की उनको नॉलेज गेन कर रहे होते हैं. This enhances higher order thinking skills. क्योंकि हैंड्स ऑन एक्टिविटीज़ इसमें इन्वॉल्व होती हैं तो इसमें बच्चे हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स उनकी शार्प हो रही होती हैं. हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स लाइक उसकी जो भी नॉलेज उन्होंने एक्वायर किया है उसकी एप्लीकेशन, इवैल्यूएशन, सिंथेसिस, जैसे आपको ब्लूम्स टेक्सोनॉमी का अगर आपको याद हो तो उसमें जो हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स हैं वो इस लेबॉर्ट्री मेथड की अप्रोच के थ्रू बच्चों की डेवलप हो रही होती हैं. Major goals of laboratory works. Teaching manuals and observational skills relevant to the subject. So इसमें जो मेजर गोल है फर्स्ट ऑफ ऑल पहला मेजर गोल ये है कि टीचिंग मैनुअल्स एंड ऑब्जर्वेशनल स्किल्स रेलिवेंट टू द सब्जेक्ट. तो इसमें बच्चों को मैनुअल काम करना सिखाया जा रहा होता है और प्लस उनकी जो ऑब्जर्वेशनल स्किल्स हैं उनके ऊपर बहुत ज़्यादा काम हो रहा होता है कि उनकी ऑब्जर्वेशनल स्किल्स शार्प हो सकें
ज़्यादा अच्छी डेवलप हो सकें, क्योंकि ऑब्ज़र्वेशन स्किल्स जितनी ज़्यादा अच्छी डेवलप होंगी उतना अच्छा वो बच्चे जो हैं वो लैब वर्क करेंगे और उसकी अंडरस्टैंडिंग उनको उतनी ज़्यादा अच्छी होगी। अगर आप कोई प्रैक्टिकल करवा रहे होते हैं और उसमें बस बच्चे जस्ट आपको फॉलो कर रहे हों, टीचर्स को फॉलो कर रहे हों, तो उनकी खुद ब खुद इतनी अच्छी स्किल्स डेवलप नहीं होती और ना ही उनकी लर्निंग इतनी अच्छी डेवलप होती है अनटिल अनलेस कि उनकी अपनी ऑब्जर्वेशनल स्किल्स बहुत अच्छी डेवलप हुई हों, तो फिर वो डिफरेंट चीज़ों को कीनली ऑब्जर्व करते हैं और उसके अकॉर्डिंग उनकी लर्निंग होती है। सेकेंड मेजर गोल इज़ इम्प्रूविंग अंडरस्टैंडिंग ऑफ द मेथड्स ऑफ साइंटिफिक इंक्वायरी। तो इसके थ्रू स्टूडेंट्स और टीचर्स दोनों की साइंटिफिक इंक्वायरी जो है उसकी स्किल्स डेवलप होती हैं। थर्ड मेजर गोल है डेवलपिंग प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड डूइंग बाय सेल्फ स्किल्स। तो जब वो बच्चे खुद से काम कर रहे होते हैं तो डेफिनेटली उनकी प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स जो हैं वो बहुत इम्प्रूव हो रही होती हैं और वो सिर्फ मैथ में नहीं, फिर उनकी हर तरह की जो बाकी सब्जेक्ट्स होते हैं उनमें भी वो प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स उनको हेल्प आउट करती हैं। जैसे हमने पिछले लेक्चर्स में भी देखा और पढ़ा है कि प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स आर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्किल्स व्हेन वी आर डूइंग मैथमेटिक्स, क्योंकि मैथमेटिक्स इज़ ऑल अबाउट प्रॉब्लम सॉल्विंग। हर एक क्वेश्चन जो है वो एक बच्चे के लिए एक प्रॉब्लम की हैसियत रखता है और द स्टूडेंट हैज़ टू सॉल्व दैट प्रॉब्लम। सो बेसिकली मैथमेटिक्स में प्रॉब्लम सॉल्विंग इज़ एवरीवेयर। तो दिस इज़ द वन ऑफ द मेथड्स विच improves the problem solving skills of the students, and in that way they can develop their problem solving skills. Now we will discuss two different types of laboratory method. First laboratory method is experimental in nature and it aims to train students in problem solving with incidental acquisition of information and motor skills. Emphasis is on discovery, original procedure and solution of problems. While on the other hand, the second type of laboratory method is demonstration method, and this is a process of presenting or establishing facts or principles. It is a procedure of doing or performing something in the presence of others, or either as a mean of showing them how to do it or illustrating a principle. So what is the difference between experimental and demonstration types of laboratory method? That in experimental method students जो हैं वो खुद इन्वॉल्व होते हैं प्रॉब्लम सॉल्विंग के अंदर और वो इंफॉर्मेशन एक्वायर कर रहे होते हैं थ्रू और मोटर स्किल्स भी उनकी डेवलप हो रही होती हैं और ओरिजिनली वो प्रोसीजर को परफॉर्म कर रहे होते हैं और इंडिविजुअली परफॉर्म कर रहे होते हैं और उससे उनकी अपनी लर्निंग जो है वो उसको बिल्ड कर रहे होते हैं। दूसरी तरफ जो डिमॉन्स्ट्रेशन मेथड होता है उसमें स्टूडेंट्स दूसरों के सामने अपनी जो डिमॉन्स्ट्रेशन है अपने प्रैक्टिकल वर्क की डिमॉन्स्ट्रेशन करते हैं, या इसमें ये भी हो सकता है कि टीचर दूसरों के सामने पहले डिमॉन्स्ट्रेशन एक करता है और उसके बाद बच्चे उसको फॉलो करते हैं। तो इसमें जो है वो स्टूडेंट्स एक्चुअली दूसरों के सामने परफॉर्म कर रहे होते हैं और दूसरों को ये एक्सप्लेन कर रहे होते हैं कि किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व कैसे करना है और उसके स्टेप्स क्या हैं, उसके प्रोसीजर्स क्या हैं। इस तरह से वो लेबॉर्ट्री मेथड के थ्रू और डिमॉन्स्ट्रेशन को यूज़ करते हुए लेबॉर्ट्री वर्क करते हैं। तो बेसिकली डिमॉन्स्ट्रेशन का पर्पस दूसरों को एक्सप्लेन करना है कि हाउ यू डिड इट। किसी भी प्रॉब्लम को अगर एक स्टूडेंट ने सॉल्व कर लिया है तो उसके बाद वो प्रैक्टिकली उसको करके दिखाएगा दूसरे स्टूडेंट्स को कि ये किस तरह से सॉल्व किया गया है, इसमें कौन से स्ट्रैटेजीज और किस तरह से प्रोसीजर्स यूज़ किए गए हैं। तो इस तरह से स्टूडेंट्स जो हैं वो दूसरों के साथ शेयरिंग भी करते हैं। जबकि जो एक्सपेरिमेंटल टाइप ऑफ लेबॉर्ट्री है उसमें इंडिविजुअली या ग्रुप में बच्चे खुद से काम कर रहे होते हैं लेकिन दूसरों के साथ शेयर नहीं कर रहे होते, उनकी इंसिडेंटल एक्विजिशन हो रही होती है इंफॉर्मेशन की। नाउ वी विल डिस्कस There are 5 steps in the procedures of laboratory method approach. First one is aim of the practical work. In this step,
we discuss the aim of the practical work which is going to be performed in the classroom or in the laboratory. Second procedure or second step of the procedure of laboratory approach is provided materials and instruments. This is the responsibility of the teacher to provide the appropriate materials and instruments to the students so that they can perform their practical work in the lab. Third step is providing clear instructions. This is also the part of the teacher to provide clear-cut instructions to the students so that they can follow those instructions and perform their lab work. Fourth step is carry out the experiment. This is the part of the students that in this step students carry out the experiment with the presence of their teacher. And then the last step of the procedure is draw the conclusions. Students draw the conclusions at the end of the experiment with the help of the teacher. Now we will discuss an example from the mathematics classroom in order to explain the different steps of procedure of laboratory method. As we discussed in the previous slide that the first step of the method is aim. So the first step is for the aim, and here it is to demonstrate the relationship of cylinder and cone using lab math approach. इसमें यानी टाइटल जो है वो लेसन का है कि हमने फाइंड आउट करना है रिलेशनशिप बिटवीन द सिलेंडर एंड कोन, तो इसको डिमॉन्स्ट्रेट करना दैट इज़ द एम ऑफ दिस लेसन. The second step of the procedure is materials and instruments. What teacher is going to provide in the classroom for the lab equipment, that is cylinder, cone, colored paper, rice grain. So these are the materials which will be provided by the teacher. Third step is the procedure. Take each pair of cylinder and cone having the same diameter and height. ठीक है, एक पेयर आप लें सिलेंडर और कोन का जिसका सेम डायमीटर और हाइट जो है वो भी सेम हो. फिल द कोन विद द राइस. उस कोन को राइस से फिल कर लें. पोर द कोन इनटू द सिलेंडर अनटिल द सिलेंडर इज़ फुल. अब जितना भी उसमें था मटेरियल वो आप सिलेंडर के अंदर इंसर्ट कर दें जब तक कि वो फुल ना हो जाए. अब जब आप उसमें वो डालेंगे सिलेंडर में तो जो कोन में जितना वॉल्यूम आया था राइस का वो ज़्यादा होगा एज़ कम्पेयर टू सिलेंडर. सो इससे हमें पता चलेगा कि दोनों का जो कंपैरिजन है उसमें उसके थ्रू उसका क्या डिफरेंस हुआ है. और स्टूडेंट्स अपने पार्ट पर इस एक्सपेरिमेंट को ऑब्ज़र्व भी साथ साथ कर रहे होंगे और इसकी फाइंडिंग्स को नोट कर रहे होंगे. और एंड पर विद द हेल्प ऑफ द टीचर वो इस एक्सपेरिमेंट के कंक्लूजन्स को ड्रॉ करेंगे और जो भी उनकी लर्निंग हुई है उसको वो एक दूसरे के साथ डिस्कस करेंगे. Now we will discuss different steps in the laboratory method. There are 3 steps in the laboratory method: preparation, actual work, period, and the third one is culminating activities. In our previous slides we have discussed the procedures of laboratory method, that how a laboratory method is practically performed in the labs. But now we are going to discuss the steps in the laboratory method, that when we are planning for the laboratory use of the laboratory method, we follow these 3 steps. First one is preparation, second is actual work period, third one is culminating activities. Now we will discuss first step of the laboratory method, that is of preparation. In preparation we do review of past lesson relevant to the present for appreciation and motivation. So previous knowledge को relate करना, that is very important, and we do that. The second point is raising and defining the work to be done. That is, we should talk about in detail about the work which is going to be done in the classroom.
उसके इंट्रोडक्शन करवाया जाता है क्लास के सामने और डिटेल से उसको एक्सप्लेन किया जाता है कि हम क्या करने जा रहे हैं. द थर्ड स्टेप इज़ एक्सपेक्टेड लर्निंग आउटकम्स. वी शुड शेयर द एक्सपेक्टेड लर्निंग आउटकम्स विद द स्टूडेंट्स. यहाँ पर आप देख लें एम्फोसिस प्रोजेक्ट मेथड है अगर स्किल्स लर्नड हैं, और लेबॉर्ट्री मेथड के थ्रू हम कर रहे होते हैं लर्निंग फ्रॉम द लेसन इटसेल्फ. इसकी फैक्ट्स, प्रिंसिपल्स, आइडियाज़, कॉन्सेप्ट्स, रूल्स और फार्मूलाज वगैरह जो है वो बच्चे डायरेक्टली लर्न कर रहे होते हैं. तो ये इसका लर्निंग आउटकम का शेयर है जो हम बच्चों के साथ कर सकते हैं. सेकंड फेज़ है प्रेपरेशन का. प्रेपरेशन में जो है वो टीचर्स प्लानिंग कर रहे होते हैं, इंडिविजुअली या ग्रुप्स में प्लानिंग कर रहे होते हैं. एंड व्हाट इज़ इम्पॉर्टेंट इज़ दैट एवरीवन नोज़ एग्जैक्टली व्हाट ही इज़ गोइंग टू डू एंड टू डू इट करेक्टली एंड टाइमली. तो इसमें ये प्रेपरेशन सिर्फ ऑन द एंड ऑफ द टीचर नहीं है बल्कि ऑन द एंड ऑफ द स्टूडेंट्स भी है कि टीचर की प्रेपरेशन तभी कंप्लीट होगी जब उसके तमाम स्टूडेंट्स को पता होगा. ईच एंड एवरी स्टूडेंट शुड नो द रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ एंड द शेयर विच ही इज़ गोइंग टू पुट इन द लेबॉर्ट्री मेथड. द नेक्स्ट पॉइंट इज़ एक्चुअल वर्क पीरियड. इसमें जो है वो स्टूडेंट्स वर्क अंडर द सुपरविजन ऑफ द टीचर, यानी ये एक सुपरवाइज्ड स्टडी होती है. टीचर मौजूद होता है लैब में, इन द एब्सेंस ऑफ द टीचर नहीं होती. स्टूडेंट्स मे वर्क इंडिविजुअली अटैकिंग द सेम प्रॉब्लम और डिफरेंट प्रॉब्लम्स. या फिर वो इंडिविजुअली काम कर रहे होते हैं या फिर वो ग्रुप्स में, इन ग्रुप्स अटैकिंग द सेम प्रॉब्लम एंड इन ग्रुप्स विद ईच ग्रुप वर्किंग ऑन अ पोर्शन, फेज और स्टेज ऑफ द प्रॉब्लम. तो ये ज़रूरी नहीं है कि पूरा ग्रुप जो है वो एक ही पूरे प्रॉब्लम के ऊपर लगा हुआ हो, बल्कि एक प्रॉब्लम जो अगर लार्जर साइज़ की है तो उसको ब्रेक डाउन करके ग्रुप्स में डिवाइड भी किया जा सकता है कि हर बच्चे ने अपने हिस्से का जो पोर्शन है उसके ऊपर काम करना है, हर ग्रुप ने अपने हिस्से के पोर्शन पर काम करना है. और इस तरह से ये जो एक प्रॉब्लम होती है वो डिफरेंट फेजेस में डिवाइड हो जाती है और एट द एंड ऑफ द क्लास फिर उनको कंबाइन करके उसको कंक्लूड किया जा सकता है. द वर्क में लास्ट फॉर अ सिंगल स्टडी पीरियड और फॉर डेज. तो ये दोनों डिपेंड करते हैं कि कितनी लेंथ है उस प्रॉब्लम की. एक ही पीरियड के अंदर वो ख़त्म हो सकती है और एक लेबॉर्ट्री वर्क ख़त्म हो सकता है या फिर वो कई दिनों तक चल सकता है. ऑल वर्क्स मस्ट बी रिकॉर्डेड फॉर कंटिन्यूटी ऑफ द टास्क. उसके प्रॉपर नोट्स लेने चाहिए ताकि ये ना हो कि एक दिन आपने जहाँ पर काम छोड़ा है नेक्स्ट डे स्टूडेंट्स जो हैं वो पिछली लर्निंग को भूल चुके हों. तो प्रॉपर रिकॉर्डिंग होनी चाहिए रिकॉर्डेड फॉर्म में, यानी रिटन फॉर्म में भी आप उसको कह सकते हैं, रिटन फॉर्म में भी उसका डाटा सेव होना चाहिए. दोज हु वर्क फास्ट मे बी गिवन एडिशनल असाइनमेंट्स फॉर एडिशनल क्रेडिट्स. तो ग्रुप्स में जब स्टूडेंट्स काम कर रहे होते हैं, अगर कुछ बच्चे फास्ट हैं और कुछ बच्चे स्लो हैं तो उनको एडजस्ट करने के लिए जो फास्ट स्टूडेंट्स होते हैं दे कैन बी गिवन विद द एडिशनल असाइनमेंट्स. इफ़ द वर्क इज़ एक्सपेरिमेंटल, नो एक्सपेरिमेंटल वेरिएबल्स मस्ट बी कांस्टेंट. तो अगर आप एक्सपेरिमेंटल नेचर का काम करवा रहे हैं, अगर आपको रिसर्च की टर्म्स याद हैं तो उसमें एक्सपेरिमेंटल वेरिएबल्स जो हैं उनको कांस्टेंट नहीं रखना चाहिए. थर्ड इसका फेज़ जो है या स्टेप्स, थर्ड स्टेप इज़ कल्मिनेटिंग एक्टिविटीज़. दिस इज़ अबाउट रिपोर्टिंग व्हाट इज़ वर्कड ऑन बाय इंडिविजुअल्स और ग्रुप्स इन प्लेनरी सेशंस ऑफ द क्लास. And after each report there is an open forum and questions, discussions, generalizations, conclusions are made. तो इसमें इस तरह की एक्टिविटीज़ की जाती हैं जिसमें बच्चे जो हैं वो रिपोर्ट कर रहे होते हैं कि व्हाट दे हैव डन इन द लैब, और जहाँ पर वहाँ उन्होंने जो कुछ सीखा होता है उसको एक दूसरे के साथ और टीचर्स के साथ डिस्कस कर रहे होते हैं, एक दूसरे से क्वेश्चंस राइज करते हैं, डिस्कशन करते हैं, फिर जो उन्होंने एक्सपेरिमेंट कंडक्ट किए हैं उनकी जनरलाइजेशंस और कंक्लूजन्स बनाते हैं. Different reports may be consolidated into one, then photocopies will be given to each member of the class to review and get ready for the test for evaluation. तो इस तरह से नहीं होता कि जिस बच्चे ने जो एक्सपेरिमेंट जिस ग्रुप ने किया है वो उसकी लर्निंग को बाउंड हो जाती है, बल्कि डिस्कस करके एक दूसरे के साथ एक कंसोलिडेटेड यानी एक कंबाइन फॉर्म बनाई जाती है और फिर उस कंबाइन जो रिज़ल्ट हमारे पास आता है उसकी फ़ोटोकॉपीज़ पूरी क्लास को दी जाती हैं ताकि वो सारे उसको अपनी इवैल्यूएशन पर्पज़ के लिए यूज़ कर सकें. Now we will discuss a few advantages of the laboratory approach. The first advantage is students learn by doing.
and come in contact with raw data or material objects in the teaching learning process. स्टूडेंट्स चूँकि अपने खुद से काम कर रहे होते हैं रॉ डाटा के ऊपर, तो इस तरह से वो जो टीचिंग लर्निंग प्रोसेस होता है उसके साथ डायरेक्ट एक कांटेक्ट में होते हैं. Develops the power of observation and reasoning. We have already discussed this point that the laboratory method approach develops power of observation and reasoning skills among students, because without power of observation students cannot work in the lab work. The third advantage is that laboratory work develops the scientific attitude among students. और बच्चों में ये आदत हैबिट बन जाती है कि वो किसी भी काम को करते हुए एक प्रॉपर साइंटिफिक एटीट्यूड अडेप्ट करते हैं. जैसे लैब वर्क में जब वो काम कर रहे होते हैं लैब में, तो उनको प्रॉपर प्रोटोकॉल्स के साथ एक्सपेरिमेंट्स को कंडक्ट करना होता है, और इसी तरह से वो फिर जो एक प्रॉपर साइंटिफिक एटीट्यूड उनका बनता जाता है जो वो किसी भी सब्जेक्ट की लर्निंग एक्वायर करने के लिए यूज़ कर सकते हैं. Gives an understanding of what research is and how to apply the scientific method of research. So practically उनको scientific method को apply करना जो है वो आता है, और उसके बाद afterwards अगर उनको life में कोई भी research activities perform करनी पड़ती हैं then they are able to do that. Gives training in organizing data gathered from real material objects and how these objects are manipulated to attain the objectives. So बच्चों में ये भी एक कॉन्फिडेंस आता है कि किस तरह से उन्होंने जब एक स्कैटर्ड काम करते हैं तो उसके बाद उसकी डाटा ऑर्गेनाइजेशन कैसे करनी है, डाटा को मैनिपुलेट कैसे करना है, उसको कंडक्ट कैसे करना है, और क्लासरूम में उसको दोबारा डिस्कशन के लिए किस तरह से लेकर आना है. तो ये सारी एक्टिविटीज़ जो हैं ये उनको इस लैब वर्क के थ्रू आती हैं. Since students come in contact with real life situations, it can be a preparation for solving real life problems. क्योंकि मैथ्स में ख़ास तौर पर जो प्रॉब्लम्स वो सॉल्व कर रहे होते हैं वो रियल लाइफ के साथ एसोसिएट करके, जैसे वर्ड प्रॉब्लम्स के थ्रू टीचर उनको प्रेजेंट करते हैं, तो बच्चे उसको उसके अकॉर्डिंगली फिर परफॉर्म करते हैं, और इस तरह से एक डायरेक्टली और इनडायरेक्टली रियल लाइफ सिचुएशंस को सॉल्व करने की जो प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स हैं वो बच्चों की डेवलप हो रही होती हैं. Some more advantages particular in the view of mathematics. This method presents mathematics as a practical subject, क्योंकि जनरली जो है वो स्टूडेंट्स में ये कॉन्सेप्ट होता है कि मैथ जो है दैट इज़ मे बी रोट मेमोरी सब्जेक्ट, लेकिन अगर आप लैब वर्क या लेबॉर्ट्री मेथड को यूज़ करते हैं टीचर्स क्लासरूम में, तो स्टूडेंट्स में ये अंडरस्टैंडिंग जो है वो इम्प्रूव होती है उनकी, और वो मैथ्स को एक प्रैक्टिकल सब्जेक्ट के तौर पर देखते हैं कि इसमें भी लर्निंग बाय डूइंग की जा सकती है. द नॉलेज एक्वायर्ड बाय दिस मेथड इज़ मोर मीनिंगफुल, क्योंकि बच्चे इसमें लर्निंग बाय डूइंग कर रहे होते हैं, और उसके थ्रू जब वो एक किसी भी कॉन्सेप्ट को एक्वायर करते हैं तो वो ज़्यादा एक मीनिंगफुल लर्निंग होती है. दिस मेथड हेल्प्स इन डेवलपिंग सेल्फ कॉन्फिडेंस अमंगस्ट स्टूडेंट्स, और क्योंकि ये मेथड जो है वो एक सेल्फ कॉन्फिडेंस बच्चों में डेवलप करता है, क्योंकि बच्चे खुद काम कर रहे होते हैं और काफ़ी इंडिपेंडेंटली काम कर रहे होते हैं. उसमें टीचर का रोल आपने देखा है कि बहुत ही कम होता है. टीचर ने उनको सिर्फ एक जो प्लान है वो प्रोवाइड करना होता है, और उसके बाद जो प्रैक्टिकल वर्क होता है वो स्टूडेंट्स खुद कर रहे होते हैं और उसमें से कंक्लूजन्स को ड्रॉ कर रहे होते हैं. और एट द एंड टीचर का फिर रोल आता है कि अगर उन कंक्लूजन्स को रिफ़ाइन करना है तो वहाँ पर टीचर उनको रिफ़ाइन करने में हेल्प करते हैं. अदरवाइज़ जो प्रैक्टिकल वर्क होता है वो बच्चे उसमें खुद इन्वॉल्व होते हैं, एंड इन दैट सेंस दे डेवलप देयर सेल्फ कॉन्फिडेंस. द चिल्ड्रन इन्जॉय एज दे रिमेन एक्टिव इन द लेबॉर्ट्री, क्योंकि वो खुद ज़ाहिर उसमें प्रैक्टिकल वर्क हो रहा होता है, तो उनकी जो मोटिवेशन है वो डाउन नहीं होती बल्कि वो इंक्रीज़ होती रहती है. द चिल्ड्रन लर्न द यूज़ ऑफ डिफरेंट इक्विपमेंट्स विच आर यूज्ड इन लेबॉर्ट्री. तो इक्विपमेंट्स के साथ उनका यूज़ और उसके साथ उनको एक नो हाउ डेवलप होती है, और उन इक्विपमेंट का यूज़ वो सीखते हैं. तो वो एक पर्टिकुलर लेबॉर्ट्री के बाद अगर उस इक्विपमेंट के साथ उनको कहीं और बाहर भी काम करना होता है तो वो उसके साथ उसको सीख चुके होते हैं. और फिर इसमें लैब वर्क में ये नहीं होता कि जो डिफरेंट मटेरियल्स आप वहाँ पर यूज़ कर रहे हैं सिर्फ उन्हीं का यूज़ आपको आता है. वो एक टाइप ऑफ कॉन्फिडेंस बच्चों में ऐसा देते हैं कि उसके बाद वो किसी भी और तरह के मटेरियल को उनको हैंडल करना पड़ता है, तो उनकी एक बेस मौजूद होती है उनके पास कि उनको एक्सपेरिमेंट्स कंडक्ट करना आते हैं.
और लैब में काम करना आता है, तो इस वजह से वो उनकी एक स्किल डेवलप हो जाती है कि वो किसी भी और तरह के मटेरियल्स और इक्विपमेंट्स के साथ काम करना चाह रहे हों तो वो कर सकते हैं। फ्यू डिसएडवांटेजेस भी हैं, जैसे हमने एडवांटेजेस को डिस्कस किया है, तो डिसएडवांटेजेस में आप देखें अनइकोनॉमिकल वे ऑफ लर्निंग इन टाइम एंड मटेरियल। प्रैक्टिकल वर्क है, डूइंग बाय लर्निंग बाय डूइंग है, तो इसमें जब आप मैथ्स में डायरेक्ट प्रोसीजर्स बताने की बजाय, डायरेक्ट मेथड की बजाय जब आप लेबॉर्ट्री मेथड को यूज़ करते हैं तो उसमें एक एक प्रॉब्लम के ऊपर काफ़ी ज़्यादा टाइम लग जाता है, और ये उस लिहाज से भी है कि फिर बच्चों की जो उनका सिलेबस होता है उसको कवर करना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि एक ही यूनिट के अंदर बहुत से क्वेश्चंस होते हैं, एक एक्सरसाइजेज होती हैं और एक्सरसाइजेज के अंदर बहुत से क्वेश्चंस होते हैं। तो हमें पता है कि मैथ्स का जो सिलेबस है वो क्वाइट लेंथी होता है, और उस लेंथी सिलेबस को लेबॉर्ट्री वर्क के थ्रू कवर करना टाइम के अकॉर्डिंगली पॉसिबल नहीं होता। सो अगर आप मैथ्स के लेसन्स को लेबॉर्ट्री वर्क के लिए आप प्लान करते हैं तो उसमें यह है कि बहुत कम ऐसा मटेरियल आप चूज़ करें, यानी हर एक क्वेश्चन के अगेंस्ट आप उसको लेबॉर्ट्री पर नहीं लेकर जा सकते, बल्कि बहुत लिमिटेड जो मटेरियल होता है या लिमिटेड क्वेश्चंस हैं उनके लिए लेबॉर्ट्री मेथड को चूज़ किया जा सकता है और उनके लिए अप्लाई करवाया जा सकता है। अदरवाइज़ जो आपकी क्लास है, अगर आप हर एक यूनिट के लिए और हर एक एक्सरसाइज के लिए लेबॉर्ट्री अरेंज करेंगे तो उससे आपको उन मैथ के मटेरियल्स को अरेंज करना भी मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि अनइकोनॉमिकल हो जाएगा, और दूसरा ये कि टाइम जो है वो भी अनइकोनॉमिकल हो जाएगा, क्योंकि आपको अपना सिलेबस भी कवर करवाना है। Does not give much training in verbal expression, and when the same equipment is used most of the time, its use becomes mechanical, used without much thinking anymore. चूँकि ये मैथ्स में बहुत ज़्यादा वेरिएशंस नहीं होती प्रॉब्लम्स में, तो एक ही तरह के इक्विपमेंट को यूज़ कर करके बच्चे काफ़ी मैकेनिकल हो जाते हैं, और फिर एक स्टेज आती है कि दे फील दैट देयर इज़ नथिंग न्यू इन द न्यू एक्सपेरिमेंट, और बच्चे काफ़ी यूज टू हो जाते हैं और मैकेनिकल वे में वो फिर एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करना शुरू हो जाते हैं। यानी उनको पता होता है ऑलरेडी कि हमने सिलेंडर्स और इक्विपमेंट्स और जो भी उसके अंदर फनल्स वगैरह अगर यूज़ कर रहे हैं या बॉटल्स यूज़ कर रहे हैं तो उनका यूज़ उनको ईज़िली याद हो चुका होता है, मैकेनिकल हो चुके होते हैं वो उसमें, और उसको वो खुद ब खुद परफॉर्म करना शुरू कर देते हैं। तो वो उसमें कुछ नया जो है न्यू लर्निंग उसमें से नहीं सीख रहे होते। और दूसरा ये कि ये चूँकि प्रैक्टिकल एक्टिविटीज़ होती हैं तो उसमें जो वर्बल एक्सप्रेशन है बच्चों का वो काफ़ी वीक होता है, क्योंकि उसमें उन्हें बहुत ज़्यादा वर्बल एक्सप्रेशन देना नहीं पड़ता, बल्कि रिटन फॉर्म में ज़्यादा काम हो रहा होता है और प्रैक्टिकल फॉर्म में ज़्यादा काम हो रहा होता है। तो प्रैक्टिकल परफॉर्म करने के बाद जब उन्होंने रिज़ल्ट्स को नोट डाउन करना होता है और फिर जो एंड पर जो है वो उनको एक कंक्लूजन ड्रॉ करना है, तो ये सारा रिटर्न वर्क हो रहा होता है, तो उसमें बहुत ज़्यादा एक्सप्रेशंस यूज़ नहीं होते अनटिल अनलेस के टीचर उसमें फिर इन्वेट करे और एंड पर जो है वो डिस्कशंस को ओरिजिनेट करें और एक दूसरे के साथ बच्चे डिस्कस करने के बाद कंक्लूजन्स को फाइनल करें। तो यहाँ पर थोड़ा सा फिर एक्सप्रेशन ऐड कर सकते हैं टीचर्स। सो दीज वर फ्यू डिसएडवांटेजेस ऑफ द लेबॉर्ट्री वर्क। अगेन यहाँ पर यह है कि लेबॉर्ट्री वर्क जो है वो मैथ में काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है इन सॉल्विंग फ्यू प्रॉब्लम्स, क्योंकि रियल लाइफ प्रॉब्लम्स वहाँ पर दी होती हैं, लाइक ज्योमेट्री है या और भी कोई भी मैथ्स का जो इक्विपमेंट है। तो इस तरह से बच्चे जो हैं वो लर्न कर रहे होते हैं मैथमेटिक्स को। सो इस लेक्चर में हमने ब्रीफली हम इसको रिव्यू कर लेते हैं दैट व्हाट वी हैव डन इन दिस लेक्चर। फर्स्ट ऑफ ऑल हमने देखा है कि मैथ्स जो लेबॉर्ट्री वर्क है उसकी डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स और फीचर्स कौन कौन से हैं और वो कौन कौन से उसके बेसिक फीचर्स और कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो कि ये प्रमोट करते हैं। लाइक उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट ये था कि लेबॉर्ट्री इक्विपमेंट के साथ बच्चों का की अंडरस्टैंडिंग डेवलप होती है, प्लस वो अपनी हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स को अचीव कर रहे होते हैं। और इसी तरह से उसके बाद हमने मेजर गोल्स को देखा है कि किस तरह से ये कौन कौन से गोल्स लेबॉर्ट्री वर्क के थ्रू हम गेन कर सकते हैं।
फिर इम्पॉर्टेंटली हमने डिफ्रेंशिएट किया है 2 डिफरेंट टाइप्स ऑफ लेबॉर्ट्री मेथड को, कि किस तरह से जो है वो एक्सपेरिमेंटल लेबॉर्ट्री मेथड और डेमोन्स्ट्रेशन लेबॉर्ट्री मेथड एक दूसरे से डिफरेंट होते हैं। और इसमें बेसिकली जो स्टूडेंट्स का रोल है वो डिफरेंट होता है, टीचर का रोल डिफरेंट होता है दोनों टाइप्स ऑफ लेबॉर्ट्री मेथड में, एक्सपेरिमेंटल और डेमोन्स्ट्रेशन में। उसके बाद हमने प्रोसीजर्स को डिस्कस किया है। 5 स्टेप्स हैं प्रोसीजर्स के, ये 1 बाय 1 जो है परफॉर्म होते हैं जब हम लेबॉर्ट्री में काम कर रहे होते हैं। और उसको हमने एक एग्जांपल के थ्रू भी मज़ीद क्लैरिफाई किया है कि जैसे हमने एक रिलेशनशिप फाइंड आउट करना है सिलेंडर में और कोन में, तो उसके लिए एक लैब मैथ अप्रोच कौन सी हम यूज़ कर सकते हैं। प्रोसीजर्स के बाद हमने स्टेप्स को डिस्कस किया। लेबॉर्ट्री मेथड की 3 मेजर स्टेप्स हैं कि प्रिपरेशन हम जब कर रहे होते हैं तो हम किस तरीके से परफॉर्म करते हैं, किस तरीके से हम प्रिपेयर करते हैं लेबॉर्ट्री मेथड के लेक्चर को, और फिर जो एक्चुअल वर्क टाइम पीरियड होता है उसके लिए किस तरीके से तैयारी की जाती है और उसको कैसे परफॉर्म करवाना होता है स्टूडेंट्स से। और फिर एंड पर हमने देखा है कि कल्मिनेटिंग एक्टिविटीज़ कौन कौन सी जो हैं वो यूज़ की जा सकती हैं जब हमने कल्मिनेट करना होता है, यानी जब हमने एंड पर स्टूडेंट्स को ऐसी एक्टिविटीज़ जिसके थ्रू वो कंक्लूजन्स को ड्रॉ कर रहे होते हैं, अपनी रिपोर्ट पेश कर रहे होते हैं कि उन्होंने क्या चीज़, कौन सा एक्सपेरिमेंट किया है और किस तरीके से उसमें से क्या सीखा है और कौन से डिज़ायर्ड आउटकम्स जो लेक्चर के थे वो फिल हुए हैं या नहीं हुए। और उसके बाद एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट इसमें यह था कि हर बच्चे की अपनी फाइंडिंग्स नहीं होती फाइनल, बल्कि उनको कंसोलिडेट किया जाता है, एक दूसरे के साथ डिस्कस करके एक फ़ाइनल फॉर्म उसको दी जाती है जिसको बाद में बच्चे यूज़ करते हैं। फिर हमने ब्रीफली इनकी एडवांटेजेस और कुछ जो हैं वो डिसएडवांटेजेस हमने देखे हैं। जब स्टूडेंट्स लेबॉर्ट्री के थ्रू काम कर रहे होते हैं तो बहुत सी चीज़ें, बहुत सी हैबिट्स वो डेवलप कर रहे होते हैं जो उनके एडवांटेजेस में आती हैं। और फिर फाइनली हमने देखा कि मैथ्स की क्लास में कौन से पर्टिकुलर एडवांटेजेस हैं जो कि इस पर्टिकुलर मेथड को यूज़ करते हुए हम गेन कर रहे होते हैं। और फिर एंड पर हमने 2 डिसएडवांटेजेस भी देखे हैं कि अनइकोनॉमिकल होता है ये मेथड, और सम टाइम स्टूडेंट्स जो हैं वो इसको बार बार यूज़ करने के बाद मैकेनिकल भी हो जाते हैं। सो द क्रक्स इज़ द ओनली वे टू लर्न मैथमेटिक्स इज़ टू डू मैथमेटिक्स। सो इसमें यह है कि अगर आप मैथमेटिक्स प्रैक्टिकली करेंगे तो आप ज़्यादा अच्छा मैथ्स को लर्न करेंगे इंस्टेड ऑफ कि आप सिर्फ रोट मेमोराइजेशन के ऊपर रहें। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग।